एक्सपर्ट क्लासेज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम साधना। आज की क्लास सुपर हिट पर्यावरण की क्लास है, जिसमें हम टॉप 20 क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है, तो हमें यहाँ पे नहीं वाला ऑप्शन को चूज करना है। तो जूट किससे प्राप्त होता है, यहाँ पर युग्म की बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पर मिलान की बात की जा रही है कि कौन सा मिलान इससे रिलेटिव है। तो जूट रेशमी वस्त्र से प्राप्त होता है, या फिर गन्ना को हम चीनी के उपयोग में लाते हैं। सी ऑप्शन है कि अभ्रक यूज होता है विद्युत उपकरण में, या फिर डी ऑप्शन है कि कपास का उपयोग हम सूती वस्त्र बनाने में करते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है जूट रेशमी वस्त्र से प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि गन्ना का उपयोग हम करते हैं चीनी बनाने में। तो ये तो हमारा क्या हो गया, राइट हो गया, यानी कि ये तो सही हो गया। सी है कि अभ्रक का उपयोग हम करते हैं विद्युत उपकरण बनाने में, जैसे प्रेस हो गया, कोई मशीन होगी, तो यानी विद्युत जो भी चीजें हो जाती हैं उसका उपयोग हम अभ्रक के रूप में, यानी कि अभ्रक का करते हैं विद्युत उपकरण बनाने में। और डी ऑप्शन है कि कपास जो होता है हमारा, वो सूती वस्त्र बनाने में प्रयोग किया जाता है। हम जो भी सूती वस्त्र पहनते हैं उसका यूज किससे होता है, तो कपास से हो जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन भी राइट होता है, और डी ऑप्शन भी राइट होता है, और सी ऑप्शन भी राइट होता है। तो जो जूट होता है वो रेशमी वस्त्र बनाने में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, नहीं वाला ऑप्शन पूछा गया है। तो हमारा राइट आंसर चला जाएगा फर्स्ट के साथ कि जूट रेशमी वस्त्र से प्राप्त नहीं होता है। जूट का उपयोग हम रस्सी वगैरह में बनाने में करते हैं, तो जूट रेशमी वस्त्र से प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि भारतीय कृषि की निर्भरता है, यानी कि हमारी जो भारतीय कृषि है, हमारी जो कृषि है वो किस पर निर्भर है, किस मानसून पर निर्भर है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मानसून पर, बी ऑप्शन है एल नीनो पर, और सी ऑप्शन है पश्चिम विक्षोभ पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा, मानसून के साथ चला जाएगा, कि हमारी जो कृषि होती है वो मानसून पर निर्भर होती है। जैसे जैसे मानसून होता है वैसे हम अपने फसल को उगाते हैं, और हमारी फसल मानसून से ही अच्छी तरह हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर बी का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पर कि हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से ठंडा रेगिस्तान कौन सा है। वह कौन सा स्टेट है जहां पर ठंडा रेगिस्तान होता है। एक क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था सीटेट एग्जाम में कि हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से ठंडा रेगिस्तान कौन सा है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मेरा जैसलमेर, ऑप्शन नंबर बी है लद्दाख, और ऑप्शन नंबर सी है मेघालय, ऑप्शन नंबर डी है दार्जिलिंग। तो जैसलमेर राजस्थान का पार्ट है। तो जैसलमेर में क्या होता है, जब राजस्थान में गर्मी पड़ती है तो जैसलमेर राजस्थान का पार्ट है, तो वहां भी सिंपल सी बात है कि गर्मी है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और मेघालय जो होता है ये मणिपुर का पार्ट है, तो यहाँ पर भी गर्मी होती है, तो ठंडा रेगिस्तान ये भी नहीं हो सकता, और दार्जिलिंग हो ही नहीं सकता। तो हमारा जो ठंडा रेगिस्तान है वो लद्दाख की बात किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, लद्दाख के साथ चला जाएगा, कि जो सबसे ठंडा रेगिस्तान होता है वो लद्दाख में ही होता है। समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 है स्क्रीन पे कि निम्न तत्वों में से किसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों होते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न तत्वों में से वो कौन सा तत्व है जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है फास्फोरस। फास्फोरस में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, या फिर नाइट्रोजन में होते हैं। सी ऑप्शन है सल्फर में होते हैं, और डी ऑप्शन है कार्बन में होते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वो कौन से तत्व है जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी दोनों पाए जाते हैं। तो वो पाए जाते हैं कार्बन में। किसमें पाए जाते हैं, तो कार्बन में पाए जाते हैं। कार्बन में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, कि कार्बन के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर कि साल, सागौन
कहाँ क्या बात हो रही है? साल, सागौन, बांस तथा शीशम किस व्योम के वृक्ष हैं? तो सागौन तो हम जानते हैं कि सागौन ठीक है भाई, सागौन, बांस भी जानते हैं, शीशम भी जानते हैं, लेकिन ये साल क्या होता है? साल का एक वृक्ष है जो कि असम और झारखंड के क्षेत्रों में पाया जाता है। साल ये वृक्ष है, एक ऐसे वृक्ष है। तो ये जैसे शीशम होता है इसकी लकड़ी थोड़ा बहुत कठोर होती है, वैसे साल जो वृक्ष होता है इसकी भी लकड़ी बहुत कठोर हो जाती है। तो सागौन तो हम जानते हैं कि सागौन, बांस जानते हैं कि बांस किसमें हो, बांस एक झाड़ी है। शीशम को जानते हैं। अब हमें ये बताओ व्योम क्या होता है? व्योम का मतलब क्या होता है कि किस प्रकार के वृक्ष है? तो व्योम का मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि साल, सागौन, शीशम, बांस ये किस व्योम के वृक्ष हैं। तो व्योम का मतलब होता है कि किस टाइप के वृक्ष हैं। यहाँ पर आपसे टाइप पूछ रहा है कि किस टाइप के वृक्ष हैं। टाइप का मतलब क्या है यहाँ पर कि उष्णकटिबंधीय वृक्ष हैं या फिर सदाबहारी वृक्ष हैं या फिर मानसूनी वृक्ष हैं, किस प्रकार के वृक्ष हैं। अगर व्योम में ऐसा लिख किया जाता है क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। व्योम का मतलब होता है किस प्रकार के ये वृक्ष हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मानसूनी व्योम, यानी कि मानसूनी प्रकार के वृक्ष हैं, या फिर रूम सागरीय व्योम वृक्ष हैं, या फिर सी ऑप्शन है कि विषुवत रेखीय व्योम है। ये सब पाए जाते हैं विषुवत रेखीय, जहाँ पर उबड़ खाबड़ होता है ऐसे जगह पर वृक्ष पाए जाते हैं, या फिर मानसूनी सदाबहारी वृक्ष हैं ये सभी। तो किस प्रकार के वृक्ष हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट चला जाता है कि जितने भी वृक्ष हैं ये सब मानसूनी व्योम हैं, यानी कि मानसूनी व्योम का मतलब होता है कि जब मानसून होता है तभी ये वृक्ष पाए जाते हैं। जहाँ पर सबसे ज़्यादा मानसून पाया जाता है इस वृक्ष के लिए, वहाँ पर ये वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये सब वृक्ष हर एरिया में पाए जाते हैं, लेकिन जो साल की बात होती है तो असम और झारखंड के क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर कि वनों की कटाई के प्रभाव निम्न में से हैं। यहाँ पर कारण नहीं पूछा जा रहा है कि वनों की कटाई के कारण कौन कौन से हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वनों की कटाई के प्रभाव निम्न में से हैं। ग्लोबल वार्मिंग या फिर बाढ़ एवं सूखा, जल संसाधनों की कमी, ये सभी कि वन को काट दिए जाने से क्या क्या होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग की कमी हो जाती है, बाढ़ एवं सूखा आ जाता है। अगर सिंपल सी बात है, अगर वन नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमारा पर्यावरण क्या होगा? इफेक्टिव होगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा, जल संसाधनों की कमी हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दे दिए गए हैं ये सभी राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, सभी के साथ चला जाएगा कि अगर वन नहीं रहेंगे तो इसका प्रभाव सभी जगह पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर कि भूकंप निम्न में से किसके कारण आता है। भूकंप के क्या कारण हो सकते हैं आने के, कि भूकंप किसके कारण आता है। तो ए ऑप्शन है प्राकृतिक कारण होता है, प्राकृतिक कारण हो सकता है भूकंप आने का। बी ऑप्शन है मानव निर्मित द्वारा भूकंप आता है, या फिर ए और बी दोनों हो सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर है? जल्दी से आंसर करें। तो भूकंप किसके कारण आता है? तो प्राकृतिक कारण होता है। भूकंप आने का प्राकृतिक कारण होता है, वो प्राकृतिक द्वारा आता है। ये नहीं कि मानव निर्मित कारण होता है, वो मानव भूकंप को लाता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, प्राकृतिक के कारण भूकंप आता है, प्राकृतिक कारण चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है कि भूकंप का मापन किस यंत्र से किया जाता है। यहाँ पर क्या पूछा गया? यंत्र पूछा गया है कि हम भूकंप को किस यंत्र से मापते हैं, यानी कि भूकंप किसके कारण मापा जाता है। तो ये पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है एओसिम्पल मीटर है, एओसिम्पल मीटर है। बी ऑप्शन है अर्थक्वेक स्पोटोमीटर। अर्थक्वेक किसको कहते हैं? तो भूकंप को कहते हैं, और मापने को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? स्पोटोमीटर। और सी ऑप्शन है रिक्टर स्केल, या फिर सभी भूकंप मापने वाले यंत्र हैं। तो कौन सा सही है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, रिक्टर स्केल के साथ चला जाएगा कि भूकंप मापने का यंत्र होता है रिक्टर स्केल, ना कि अर्थक्वेक होता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में सिंचाई के लिए
उपयोग में लाया जाने वाला साधन कौन सा है? भारत में सिंचाई के लिए ऐसा कौन सा साधन है जो हम उपयोग में लाते हैं, जिसके द्वारा हम सिंचाई करते हैं? तो ए ऑप्शन है यहाँ पर नहरों के द्वारा किया जाता है, बी ऑप्शन है तालाब द्वारा हम सिंचाई करते हैं, या फिर सी ऑप्शन है नलकूप द्वारा करते हैं, या फिर डी ऑप्शन है सभी द्वारा हम अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा कि हम नहर के द्वारा भी सिंचाई को करते हैं, तालाब के द्वारा भी सिंचाई को करते हैं और नलकूप के द्वारा भी सिंचाई को करते हैं, यानी कि सभी के द्वारा हम सिंचाई को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर कि मौखिक उत्तर से विद्यार्थी के किस गुण का विकास होता है? अगर कोई विद्यार्थी मौखिक उत्तर दे रहा है हमें, तो उसके किस गुण का विकास हो रहा है? तो मुखर अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, बी ऑप्शन है लिखित अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, और सी ऑप्शन है भाव को समझना उसका विकास हो रहा है, या फिर डी ऑप्शन है विचारों को समझना इसका विकास हो रहा है। तो विद्यार्थी के किस गुण का विकास हो रहा है मौखिक उत्तर देने से? तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा मुखर अभिव्यक्ति, यानी कि अगर विद्यार्थी मुख से यानी कि मौखिक रूप से हमें उत्तर दे रहा है तो उसके मुखर अभिव्यक्ति का विकास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मुखर अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 11 है कि तापमान, प्रकाश, वर्षा, मिट्टी, खनिज इत्यादि कारकों या स्थितियों का संबंध होता है। यानी कि यहाँ पर जितने भी ऐसा सारे दिए गए हैं, तापमान, प्रकाश, वर्षा, मिट्टी, खनिज, इसमें से किसका संबंध होता है यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं। यानी कि ये सारी चीजें जैविक घटक हैं, अजैविक घटक हैं, या फिर ऊर्जा वाले घटक हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो ये सारी चीजें जो भी हैं ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि ये सब जैविक घटक नहीं है, अजैविक घटक हैं। प्रकाश, खनिज, मिट्टी ये सब हमारे क्या हैं? ये सब अजैविक घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अजैविक घटक के साथ चला जाएगा। यहाँ पर पूछा गया प्रकाश। अब प्रकाश का संबंध ऊर्जा घटक से नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकाश में ऊर्जा नहीं देता। यहाँ पर प्रकाश की बात की जा रही है, लाइट यानी कि बिजली, इसकी बात की जा रही है, ना कि सूर्य की प्रकाश की बात की जा रही है। अगर यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की बात की जाती तब फिर यहाँ पर ऊर्जा घटक के बारे में हम सोचते, लेकिन यहाँ पर क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स की बात की जा रही है तो नॉन लिविंग थिंग्स हमारे अजैविक घटक के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर कि भारतीय परंपरा में परिवार के कितने संस्कारों की बात की गई है? अगर हम भारतीय परंपरा के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कितने संस्कारों की बात की गई है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 16, ऑप्शन नंबर बी है 15, ऑप्शन नंबर सी है 20, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 18। तो भारतीय परंपरा में जो भी संस्कार हैं उसको बांटा गया है 16 संस्कारों में। तो हमारी भारतीय परंपरा के संस्कार कितने हैं? तो 16 संस्कारों में बांटी गई है, यानी कि हमारी भारतीय परंपरा के परिवार जो है उनकी संख्या है 16। संस्कारों की संख्या क्या है? 16, यानी कि 16 संस्कार होते हैं भारतीय परंपरा के परिवार में। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर कि वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। क्या पूछा जा रहा है कि वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है क्या है, किसके कारण वायु प्रदूषण होता है? तो पहला ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन का अपूर्ण दहन, बी ऑप्शन है वृक्षारोपण, और सी ऑप्शन है सौर ऊर्जा का उपयोग, या फिर सही। तो किसके कारण वायु प्रदूषण होता है? वो होता है जीवाश्म ईंधन का अपूर्ण दहन। वृक्षारोपण से वायु प्रदूषण नहीं होता है, सौर ऊर्जा से भी नहीं होता है, यानी कि ये सभी हो ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन नंबर 13 को ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन का अपूर्ण दहन जब होगा तो हमारा वायु प्रदूषण क्या होगा? बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर कि सभी वृक्षों की पत्तियां हरी होती हैं, इसके क्या कारण होते हैं? तो कारण नंबर फर्स्ट है धूप के कारण पत्तियां हरी होती हैं, या फिर पर्णहरित के कारण पत्तियां हरी होती हैं, या फिर सी ऑप्शन है ऑक्सीजन के कारण होती हैं, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पत्तियां हरी होती हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? किसके कारण पत्तियां हरी होती हैं? तो हमारी पत्तियां जो हरी होती है वो पर्णहरित के कारण हरी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। पर्णहरित के कारण पत्तियां क्या होती हैं? हरी रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हरे पौधे भोजन निर्माण की प्रक्रिया में किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? यानी कि हरे पौधे भोजन बनाने में अपने किस गैस का
उपयोग करते हैं? तो ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन का, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन का, या फिर डी ऑप्शन है हाइड्रोजन का। तो हरे पौधे जो है भोजन निर्माण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ चला जाएगा। ऑक्सीजन के साथ नहीं करते, हाइड्रोजन के साथ नहीं करते और नाइट्रोजन के साथ भी नहीं करते, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है स्क्रीन पे कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? तो ए ऑप्शन है गन्ना के लिए, बी ऑप्शन है कपास के लिए, और सी ऑप्शन है गेहूं के लिए, डी ऑप्शन है चावल के लिए। तो किस फसल के लिए काली मिट्टी का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है कपास के लिए। कपास के लिए सबसे सर्वाधिक अच्छी मिट्टी होती है काली मिट्टी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कपास के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उत्पादक है? यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि प्राथमिक उत्पादक कौन सा है? ए ऑप्शन है हरे पौधे, बी ऑप्शन है शाकाहारी जंतु, और सी ऑप्शन है मांसाहारी जंतु, और डी ऑप्शन है ये सभी। तो प्राथमिक उत्पादक होता है जो वो है हरे पौधे। अब हरे पौधा यानी पौधे को जो खाता है वो द्वितीय उपभोक्ता होता है, यानी कि द्वितीय उत्पादक हो जाता है मेरा। तो हरे पौधे के साथ चला जाएगा, यानी कि प्राथमिक उत्पादक कौन है? हरे पौधे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हरे पौधे के साथ ऑप्शन चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 है कि पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने की कौन कौन सी विधियां संचालित हैं? अगर हम पर्यावरण अध्ययन को पढ़ा रहे हैं तो उसमें से कौन कौन सी विधियां संचालित हैं, उसमें कौन कौन सी विधियां शामिल हैं? तो ए ऑप्शन है निर्देशित खोज, सिंपल सी बात है, हम निर्देशित खोज करेंगे। बी ऑप्शन है सहयोगात्मक अधिगम, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। सी ऑप्शन है समस्या समाधान, हम समस्या क्या करेंगे? समाधान करेंगे। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी, यानी कि हम पर्यावरण पढ़ाने, अगर हम किसी को पर्यावरण पढ़ा रहे हैं तो उसमें निर्देशित खोज भी करेंगे, सहयोग भी करेंगे, समस्या का समाधान भी करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सारी विधियां इसमें पर्यावरण में क्या है? संचालित हैं। समझ गए होंगे कि सारी विधियां क्या है? पर्यावरण में संचालित हैं, सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज और समस्या समाधान। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 19 है कि भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान के साथ साथ और किस विज्ञान का विशेष अंग माना जाता है? यानी कि भूगोल और सामाजिक विज्ञान के साथ साथ और किस विज्ञान का विशेष अंग माना जाता है? तो ऑप्शन ए है रसायन विज्ञान का, या फिर बी ऑप्शन है भौतिक विज्ञान का विशेष अंग माना जाता है, या फिर सी ऑप्शन है पर्यावरणीय विज्ञान का, या फिर डी ऑप्शन है मनोविज्ञान का। तो यहाँ पर मनोविज्ञान तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है भूगोल और सामाजिक विज्ञान के साथ। तो भूगोल और सामाजिक विज्ञान के साथ किसका कॉम्बिनेशन होता है? तो होता है वो पर्यावरणीय विज्ञान का, यानी कि पर्यावरणीय विज्ञान का विशेष अंग माना जाता है भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान के साथ साथ। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पर्यावरणीय विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर सकते हो और याद कर सकते हो कि बर्फ के घर, विशेषकर यहाँ पर बर्फ के घर इग्लो की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? तो बात की जा रही है इग्लो की। बर्फ के घर विशेषकर ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन निकलता है कि बर्फ के घर कहाँ पर पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ भूमि हमेशा क्या होता है? बर्फ से ढकी रहती है। बनाए जाते हैं। इन घरों के विषय में पढ़ाते समय आप शिक्षार्थियों को किस विषय में नहीं बताएंगे? यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? नहीं, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस विषय में आप विद्यार्थियों को नहीं बताएंगे, किसके बारे में? कि बर्फ के घर विशेषकर ध्रुवीय क्षेत्रों में जहाँ भूमि हमेशा बर्फ से ढकी रहती है बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर दे दिया गया है कि इन घरों के विषय में पढ़ाते समय आप शिक्षार्थियों को किस विषय में नहीं बताएंगे। तो हमें यहाँ पर नहीं वाला ऑप्शन ढूंढना है
कि कौन सा इसमें नहीं है, यानी कि बर्फ के घर के साथ इग्लो के साथ कौन सा रिलेटिव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि इन घरों का निर्माण विशेषकर, इन घरों का निर्माण करने वालों को क्या कहते हैं, तो करने वालों को एक्सिमो कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सिमो। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बर्फ के घर निर्माण करने वालों को क्या कहते हैं, तो जो बर्फ के घर निर्माण करते हैं उनको बोलते हैं एक्सिमो। क्या बोलते हैं? एक्सिमो कहते हैं उनको। तो ये मेरा क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। बी ऑप्शन है कि इन घरों का आकार गुंबदाकार रखा जाता है, मध्य में क्या होता है? एक छिद्र होता है। तो ये भी क्या हो जाता है मेरा? ये भी राइट हो जाता है कि इन घरों का निर्माण गुंबदाकार होता है और मध्य में एक छिद्र होता है। सी ऑप्शन है कि इन घरों में सर्दी से बचने के लिए फर्श पर भूसे तथा पेड़ की पत्तियों को बिछाया जाता है। और डी ऑप्शन है कि इन घरों में सर्दी से बचने के लिए फर्श पर जानवरों की खाल का प्रयोग किया जाता है। तो हम अगर शिक्षार्थियों को पढ़ा रहे हैं तो इसमें से क्या नहीं बताएंगे, तो इसमें से बताएंगे कि इन घरों का निर्माण करने वालों को एक्सिमो कहते हैं, ये सही है, ये बताएंगे हम। बी ऑप्शन है कि इन घरों का आकार गुंबदाकार रखा जाता है, मध्य में एक छिद्र, ये बताएंगे। इन घरों में सर्दी से बचने के लिए फर्श पर जानवरों की खाल बिछाई जाती है, ये भी सही है, ये भी बताएंगे। यानी कि 3 ऑप्शन हम बताएंगे। हम कौन सा ऑप्शन नहीं बताएंगे, तो हम ए वाला ऑप्शन नहीं बताएंगे कि इन घरों में सर्दी से बचने के लिए फर्श पर भूसे तथा पेड़ की पत्तियों को बिछाया जाता है। ये हम शिक्षार्थियों को यानी कि विद्यार्थियों को ये हम नहीं बताएंगे। 3 बताएंगे और ये नहीं बताएंगे कि इन घरों में सर्दी से बचने के लिए फर्श पर भूसे तथा पेड़ की पत्तियों को बिछाया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लासेस।